हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है शेखर चौधरी और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे भारत ने सक्सगम वैली को खो दिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान को खो दिया और फिर पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट करके चाइना को ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से चाइना का इलीगल ऑक्यूपेशन है भारत की सक्सगम वैली पे। ये जो आप पीछे एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं और टूरिस्ट जा रहे हैं, ये लोग चाइना की तरफ से टूरिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने आए हैं सक्सगम वैली में। बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है और ये डिस्प्यूट का एरिया रहा है भारत, पाकिस्तान और चाइना में। भारत की तरफ से अभी यहाँ पर जो ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाता है वो केवल और केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा समय समय पे चाइना और पाकिस्तान को एक चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परंतु चिरकाल से ही, पुराने समय से ही ये भारत का हिस्सा रहा है, कल्चरली भी और आपकी ज्योग्राफिकली भी। साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो लेटेस्ट जो कंट्रोल था वो कश्मीर के राजा था और क्योंकि कश्मीर का विलय भारत में रूप से कानूनी रूप से हुआ था, तो इसके ऊपर जो हमारी एक दावेदारी है वो मजबूत बैठती है। तो देखते हैं क्या है स्थिति। ये जो ज्योग्राफी आप देख रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो सक्सगम वैली यहां पर है, यह है गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका। यहीं पर हुंजा और नागर जगहें हैं और यहाँ के मीर होते थे। मीर का मतलब ये छोटा राजा समझ लीजिए। ये अक्साई चीन का इलाका है और इसको 1962 में चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, भारत से छीन लिया था। ये लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और ये 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर ये भारतीय जम्मू रीजन है और ये कश्मीर है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रीजन है ये जम्मू का है। सो एक्चुअली इसको बोला जाना चाहिए पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये जो इलाका है ये जम्मू का इलाका है, जो आप मुजफ्फराबाद से मीरपुर के पास से यहाँ पर इलाका है। और ये जो गिलगित बल्टिस्तान है ये ट्रेडिशनली लद्दाख के एरिया में आता था। अभी जो हमें इसको नॉमेनक्लेचर दे रखा है वो गिलगित बल्टिस्तान है और हम सोचते हैं ये कश्मीर का हिस्सा था। नहीं, ये लद्दाख का हिस्सा था ट्रेडिशनली। और यहाँ पर हुंजा और नागर है और यहाँ पर कई युद्ध हुए जिसमें ब्रिटिश ने यहाँ अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। उसके बाद हम देखते हैं। तो ये है बेसिक सी ज्योग्राफी। अब आप यहाँ समझिए कि सक्सगम वैली सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में है। सियाचिन ग्लेशियर पे ऑपरेशन मेघदूत करके भारतीय सेना कब्जे करे हुए है 1984 से। ये जो टेरेन है रगड माउंटेन से घिरी हुई है और वैलीज भी हैं। और यहाँ पर जो सक्सगम नाम है वो सक्सगम रिवर है जो कि यारकंड से आती है। यारकंड एक और रिवर है यहीं पर। सो यहाँ पर ये रिवर्स भी बहती हैं और बहुत ही इसका महत्व है क्योंकि यहाँ से पानी भी की सप्लाई है और चाइना ने यहाँ पर काराकोरम हाईवे भी बना रखा है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस इलाके से निकल के जाता है। सो अभी ब्रिटिश एरा और ग्रेट गेम की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट गेम तो है ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में, जो इस इलाके को लेके एक संशय थी, एक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी कि कौन काबिज होगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जो जम्मू और कश्मीर का इलाका है वो गुलाब सिंह जो डोगरा लीडर थे, जो जम्मू इलाका है वहां पर डोगरा राजपूत रहते हैं, उनको ट्रांसफर हो गया। सो गुलाब सिंह के ही परिवार में हरि सिंह जी आए और उन्हीं के साथ भारतीय जो सरकार थी उन्होंने कश्मीर के विलय का एक समझौता किया था। परंतु उनकी जो हायरार्की है, जो मतलब लीनेज है, वो यहाँ से शुरू होती है। तो इस पूरे के पूरे इलाके पे जो हमने देखा सक्सगम वैली का भी इलाका जो चाइना के पास है, उस पूरे के पूरे इलाके पे लीगली जो कब्जा माना जाएगा वो जम्मू कश्मीर के राजाओं का माना जाएगा। 1990s में क्या होता है कि ब्रिटिश जो एक्सप्लोरर थे जैसे कैप्टन यंग हस्बैंड और बहुत सारे एक्सप्लोरर थे इस एरिया में जाना शुरू करते हैं और यहाँ पर एक ब्रूशो और इंग्लिश वॉर भी होती है जहाँ पर नागर और हुंजा के जो वहाँ के लीडर्स थे उनको हरा दिया जाता है उन बैटल्स में और ये पूरा कब्जा बल्टिस्तान वाला इलाका, हुंजा वाला इलाका, नागर वाला इलाका ब्रिटिश के पास आ जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि आगे चल के मैकडोनाल्ड और मैकार्थी और सर्वे करते हैं। उन्होंने प्रपोज किया कि हुंजा के पास, यहाँ पर लाइन्स भी हैं इस नाम की, मैकार्थी और मैकडोनाल्ड,
कि इसका जो कंट्रोल रहेगा वो ह्युंजा के मीर के पास रहेगा। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो लोग हैं ये किर्ग लोग हैं, और यहां पर दो बैक्स वाले दो आपके कैमल बैक्स दिख रहे हैं आपको, और इस तरीके के कैमल यहां पाए जाते हैं। तो एक डेजर्ट का इलाका है, बेसिकली ग्लेशियरों से भी घिरा हुआ है, पानी बहुत ज्यादा नहीं है, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो लोग हैं जो मैंने आपको बात करी अभी ब्रूशो, सो यहां पर 90s में इंग्लिश, यहां पर रहने वाले लोगों को बोलते हैं ब्रूशो। और ये इलाका मैं दिखाना चाहूंगा मैप में, इस इलाके में यहीं पर हुंजा है, नागर है और सक्सगम वैली, इस इलाके में फाइट करी ब्रिटिश ने। यहां पर अलेक्जेंडर भी आया था, और जब अलेक्जेंडर आया था तो उसकी फौज ने यहां पर महिलाओं से शादी भी करी। वॉर के समय कुछ इलिजिटिमेट बच्चे भी पैदा होते हैं। सो जो वो पूरा का पूरा यूरोपियन एक तरीके से जेनेटिक जो जीन पूल था वो यहाँ के लोगों के साथ भी मिक्सचर हुआ। वहाँ के जो सैनिकों थे ने वहाँ की लोकल महिलाओं से शादी भी करी। तो आप यहाँ पर जो महिलाएं देखेंगे, पुरुष देखेंगे, वो काफी कुछ आपको यूरोपियन देखने को मिलते हैं। ये है ब्रूशो पीपल, वहाँ के रहने वाले, इन्हीं के साथ युद्ध हुआ इंग्लिश का। अब यहाँ पर अगर स्थिति देखी जाए कि जिस समय पाकिस्तान ने अटैक किया 1947 अक्टूबर में कश्मीर के ऊपर, और गिलगित बल्टिस्तान का इलाका, सक्सगम वैली का इलाका, और पाकिस्तान के पास अभी जो ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का इलाका है वो पूरा का पूरा छीन लिया। उसके बाद जो हरी सिंह थे उन्होंने एक समझौता किया भारतीय शासन व्यवस्था के साथ कि वो विलय करेंगे अपने पूरी की पूरी जो उनकी ओरिजिन है, वो विलय करेंगे पूरे के पूरे अपने जो उनकी ओरिजिन 1846 से चली आ रही है, जितने भी क्षेत्र पर उनका कब्जा है। इस तरीके से अगर हम कानूनी रूप से देखें पूरे का पूरा क्षेत्र भारत में आता है। साथ में जो इस एरिया में जो किर्ग यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरीके के नोमैड्स हमेशा से आते रहे हैं। सो किर्गिस्तान भी नॉर्थ में जाके पास में ही है। तो किर्ग जाति के लोग जो थे, जनजाति, वो लगातार इधर आती रही है। 1890s में जब कैप्टन यंग हस्बैंड की टीम वहां पर एक्सप्लोर करने जाती है तो वहां पर पाते हैं कि यहाँ पर कोई एक सेंस ऑफ सॉवरेनिटी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो नोमैड्स हैं अपने घोड़ों को लेके और अपने चरवाहों को लेके लगातार आते जाते हैं, फियरलेसली इस इलाके में मूव करते हैं। परंतु इस इलाके में जो आपका जो मीर ऑफ हुंजा था वो ट्रिब्यूट पे करता था बोथ आपके चाइना के रूलर्स को, और साथ में जो रूलर्स था भारतीय एक तरीके से डोगरा किंग। इसका मतलब है कि लीगली ये एरिया वैसल स्टेट था ऑफ द डोगरास, जिनके पास पूरे जम्मू कश्मीर का शासन था। सो इंडिया का क्लेम ये है कि भारत का पार्ट है, इंडिया का क्लेम ये है, इसी वजह से जो मैंने आपको हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बताया। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसलिए आ गया क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर 1947 में अटैक करके इसको छीन लिया। चाइना का इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि चाइना ने कभी हिस्टोरिकल क्लेम करता है कि ये एरिया उनके पास था, और साथ में यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काराकोरम हाईवे, उसके साथ साथ यहां पर काराकोरम हाईवे से जो फीडर हाईवेज हैं वो पाकिस्तान और इस इलाके को और चाइना को जोड़ते हैं, मतलब और भी हाईवेज बना रखे हैं। जैसे होटान गोलमुड हाईवे है, यहां पर जो काराकोरम हाईवे ऐसे करके गया है जम्मू कश्मीर के नॉर्थ से, यहां पर फीडर हाईवे बना रखे हैं जो गिलगिट को हॉलमुड जैसी जगहों से जोड़ते हैं, माफ करिए गोलमुड और होटान, ये जो प्रीफेक्चर्स हैं ये जगहें हैं आपकी चाइना में। तो चाइना को और यहां से जोड़ते हैं काराकोरम हाईवे से, कई हाईवे इन्होंने ऐसे निकाल लिए हैं। सो पूरे के पूरे क्षेत्र में काफी स्ट्रैटेजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जा चुका है। अब ये जो पूरा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, जियोपॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही
अच्छे मार्क्स दे सकता है, और उसमें भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंसर्जेंसी की बात करते हैं, तो उनके इतिहास में भी जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पर आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्सेज, और साथ में जो आप समय देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो जितने भी बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी है या ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, उनका पासिंग परसेंटेज 6%, हिस्ट्री का 4.4%। इसके अलावा आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का 8.9%, पर यहाँ पर इंटरनल कंपटीशन बहुत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 361 लोगों ने मेंस लिखा और 31 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। 8.6% इसका जो रिटर्निंग स्कोर है इन टर्म्स ऑफ, मतलब स्ट्राइक रेट 8.6% रहा। ये जो यूपीएससी की जो रिपोर्ट है उसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको कई फायदे होंगे कि जीएस में आपका बहुत ओवरलैप होगा, और इजी सब्जेक्ट है, साथ में शॉर्ट है एज कंपेयर टू और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, और जीएस में इसका बहुत फायदा होगा। 5 मंथ में हम पूरा का पूरा बैच आपका कंप्लीट करा देंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग, 12 टेस्ट, ऑल सारी सपोर्ट आपको मिलेगी। सो मैं जब बात कर रहा हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जीएस में कैसे ओवरलैप करता है, तो जीएस 2 का जो सिलेबस है 80% आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो आपका इजिली पूरा जीएस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जीएस में आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको इंटरनल सिक्योरिटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है। साथ में एथिक्स का जो पेपर है 4, उसका आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर जीएस में पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर सिविल सर्विसेज की क्या ड्यूटीज हैं, साथ में रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज क्या है, इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स जैसी जो स्टडीज हैं, और साथ में जो केस स्टडीज आती हैं वो भी आईएएस आईपीएस अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, एसडीएम और इस तरीके की प्रशासनिक जॉब से रिलेटेड आती हैं, जिनके विषय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। सो ऑल टुगेदर स्ट्राइक रेट के हिसाब से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओवरलैप है जीएस पे वो मैक्सिमम है, किसी भी अन्य सब्जेक्ट का आप उठा के देख सकते हैं सिलेबस भी। सो आपके लिए ये अच्छा मौका है कि आप पब्लिक एड बाय शेखर पे मुझसे जुड़ भी सकते हैं, कोई आपको सवाल पूछना हो तो। और साथ में हमारा जो बैच है वो 1 नवंबर से शुरुआत हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। यदि आप ये बैच ज्वाइन करते हैं सो आपका जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी मार्च के एंड या अप्रैल के मध्य तक, और आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे कि आप जाके इजीली 2025 वाला अटेम्प्ट दे सकें, या जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लें, अच्छी पकड़ बना लें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर डिस्कस कर लें, आंसर राइटिंग कर लें, केस स्टडीज सॉल्व कर लें, और 300 से ज़्यादा नंबर इजीली ले आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो 31 तक आपके पास सेल चल रही है, इसमें जो सबसे बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है कि यदि आप एससी लाइव कोड का यूज करेंगे तो 12,499 में मात्र आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेल हो जाएगा। सो पूरे के पूरे कोर्स में आपकी 12 टेस्ट सीरीज भी हैं, जिसमें कि 8 सेक्शनल हैं और 4 फुल लेंथ हैं। उनका पूरा डिस्कशन, सैंपल आंसर, सब कुछ आपको हमारी तरफ से सहयोग मिलेगा। सो आपका स्वागत रहेगा, जल्दी ही इनरोलमेंट करा लीजिए। अब यहां पर हम चाइना और पाकिस्तान के अग्रीमेंट की बात करते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का जो अग्रीमेंट है वो एक इलीगल है इस एरिया को लेके, और साथ में उसका बस एक ही धुरा है कि दोनों कंपटीशन करते हैं भारत से। पाकिस्तान कंपटीशन करता है और ट्रेडिशनली चाइना कंपटीशन करता है ट्रेडिशनली पाकिस्तान को, तो जो आइडियोलॉजी है उसी का वो नफरत भरी आइडियोलॉजी पे बना है। तो चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ आ जाते हैं, बस दैट्स इट, और कोई भी इनका आपस में स्ट्रैटेजिक रिलेशन नहीं बनता है अपार्ट फ्रॉम चेकिंग चाइना, चेकिंग इंडिया। सो अभी यहाँ पे देखते हैं कि नेगोशिएशन स्टार्ट होती है 1962 में। 1962 में जब भारत पे अटैक हो रहा था,
1962 में अक्टूबर नवंबर पे भारत में अटैक हो रहा था, चाइना के साथ हम युद्ध लड़ रहे थे। उसी के बैकड्रॉप में एक और काम चल रहा था कि चाइना और पाकिस्तान अग्रीमेंट कर रहे थे इस एरिया के ट्रांसफर को लेके। सो यहां पर पाकिस्तान और चाइना ने एंगेजमेंट किया और सीक्रेट टॉक्स करनी शुरू कर दी 1962 से ही। और 1963 मार्च में ये पूरा का पूरा इलाका जो है पाकिस्तान से गिफ्ट कर दिया गया चाइना को। अब यहां पर जब चाइना को गिफ्ट कर दिया गया तो एक क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान का इस पे राइट क्या था। ये इलीगल गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि जो मीर ऑफ हुंजा था वो वैसल स्टेट था ऑफ डोगरा किंग जम्मू एंड कश्मीर के, और डोगरा किंग्स जो जम्मू एंड कश्मीर के थे उन्होंने लीगल एक समझौते से पूरी की पूरी रियासत को भारत में विलय किया था। सो इस तरीके से ये एक इलीगल है। और साथ में यहां पर जो पाकिस्तान और चाइना में समझौता हुआ है उसके एक सेक्शन में यह भी कहा गया है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान में ये समझौता हो जाएगा कश्मीर इशू को लेके, तो जो भी सॉवरेन राइट वाली गवर्नमेंट होगी जम्मू कश्मीर में वो फिर से नेगोशिएशन करेगी चाइना के साथ इस एरिया को लेके। तो इसका मतलब है चाइना और पाकिस्तान दोनों मानते हैं कि ये एक तरीके से फाइनल ट्रांसफर नहीं है। सो 1963 मार्च में ये इस एरिया का ट्रांसफर कर दिया गया। 5 मार्च 1963 को जवाहरलाल नेहरू जी ने, JL नेहरू जी ने हमारे संसद को बताया कि हमने 5000 किलोमीटर एरिया और खो दिया है क्योंकि जो पाकिस्तान ने चाइना को ये गिफ्ट दे दिया है। 1963 में ये बताया गया। इसके बाद से इंडिया ने जहां पर जो भी एक अग्रीमेंट या फिर इसमें एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्रीमेंट होता है उस पर विरोध जताता है भारत। अभी ये बहुत स्ट्रैटेजिक इसका इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए, बफर जोन इंडिया कंट्रोल लद्दाख और चाइनीज कंट्रोल जिंगजियान प्रांत के लिए ये काम करता है। यहां से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर ली है आपके चाइना ने, और ये हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनता है। सो कुछ जम्मू कश्मीर का मैप इस तरीके से है। तो ये जो जगह है यहां से काराकोरम हाईवे भी जा रहा है। इस एरिया पे चाइना का कब्जा होने से यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इधर से जा रहा है। सो इस वजह से हमारे लिए हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनता हुआ एक फ्यूचर के लिए चैलेंज है। जब हम बात करते हैं कि क्या हम फोर्सफुली POK को ले सकते हैं, तो आपने ये भी देखिए कि 1963 से ही पाकिस्तान ने इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। पाकिस्तान को पता था कि कभी ना कभी भारत इस पे एक सैन्य कार्रवाई कर सकता है, तो जब यहां पर सैन्य कार्रवाई करेगा भारत तो डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन होगा चाइना से। तो इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान को पता है कि 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में भारत ऐसा कदम नहीं लेगा। तो ये पाकिस्तान की एक चालाकी रही है। और वाटर रिसोर्स काफी हैं इस एरिया में, ये भी स्ट्रैटेजिक बनता है। अब देखिए करंट स्टेटस क्या है, देख लेते हैं। इंडिया एंटायर सक्सियम वैली पे क्लेम है। मैंने हिस्टोरिकल रीजंस बताए इस क्लेम के। इस हिस्टोरिकल रीजंस ये हैं कि जो हुंजा है, हुंजा का जो मीर था, हुंजा का मीर ट्रिब्यूटरी देता था हर साल जम्मू कश्मीर के राजा डोगरा किंग्स को, और डोगरा किंग्स ने भारत में पूरी तरह विलय किया था। तो अभी कुछ भी एरिया इस एरिया का हम कंट्रोल नहीं करते हैं। चाइना एंटायर सक्सियम वैली पे बैठा हुआ है, फुल कंट्रोल भी करता है। पाकिस्तान कहता है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, हमने तो गिफ्ट कर दिया है, और आगे चल के जो भी सॉवरेन यहाँ पर जगह आएगी, कोई भी लीडर आएगा वो करेगा नेगोशिएट। यहाँ पर इसी के पास में भारत की सेनाएं हमेशा मुस्तैदी के साथ तैयार है सियाचिन ग्लेशियर पे। ये जो इलाका है आज भी हमारे लिए बहुत चैलेंज का विषय है क्योंकि चाइना ने ऐसे बड़े बड़े हाईवे यहाँ बना दिए हैं। सो फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे गलवान वैली के क्लैशेस भी हुए थे वेरी रिसेंटली। चाइना ने अपनी फोर्सेस और इंडिया ने जो स्टेटस एंटे है 2020 अगस्त 2020 ईयर में जब गलवान पे चाइना ने अटैक किया था, उसको बरकरार, उसको ले जाने की बात करी है कि जब गलवान क्राइसिस हुआ था उससे पहले जहां फोर्सेस थी वहीं पर रहे। ये एरिया सियाचिन है, यहां हम बैठे हुए हैं। ये एरिया और ये एरिया चाइना के पास है। तो ऑनगोइंग टेंशंस तो ये चलती ही रहेंगी। इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू मैंने आपको बताई। डिप्लोमेटिक चैलेंज यही होगा कि कैसे हम यहाँ पर चाइना की एक्टिविटी को रोकें जिसमें हम नाकामयाब हो रहे हैं।
हम जो कर रहे हैं वो ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया में डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमें करते ही रहना है, और डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इस पूरे विषय को सुलझाना भी है। So that was all about how India lost Saksgam Valley to China. I hope you liked it, and keep watching till the next video. Jai Hind, Jai Bharat.